हेलो स्टूडेंट, देख डेमो के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारे EORO के अंदर MCQ चल रहे थे उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं इससे प्रीवियस वाली आपने क्लास देखी होगी, वो आपको बढ़िया से समझ आ गई होगी और नोट्स भी आपने बना लिए होंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखना जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 2 कौन से सेक्शन से स्टार्ट होगा? तो सेक्शन नंबर 3 से स्टार्ट होगा और 50 पे खत्म होगा। तो ये सारे के सारे सेक्शन हम इंक्लूड करेंगे इस चैप्टर में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन को क्या क्या कंसेप्ट है समझना ध्यान से, कि धारा 3 में सेक्शन 3 में क्या शामिल नहीं है। तो देखिए, जब भी आप चैप्टर नंबर 2 की बात करते हो, देखो समझना इस चीज को कि हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 जो सिलेबस में दिया हुआ है, इसके अंदर जो सेक्शन है, ध्यान रखना, सेक्शन स्टार्ट होता है 3 से और एंडिंग होती है 50 पे। ध्यान रखना, आपसे सीधा एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं। तो घुमा करके भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे। तो बताओ फिर, 3 से स्टार्ट हो रहा है, 50 पे खत्म हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं? 48। कितने हैं? 48। ये ध्यान रखना, एग्जामिनर पूछ सकता है। लेकिन हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 की। हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 की बात करते हैं, जो क्लियर तौर पर बोलता है म्युनिसिपल के अंदर डिलिमिटेशन के बारे में, या यूं बोल दो हिंदी में कि नगर पालिका के परिसीमन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? नगर पालिका के परिसीमन के बारे में बात करता है। नगर पालिका के परिसीमन के बारे में बात करता है। इंग्लिश मीडियम वाले इसको ऐसे याद रखना कि डिलिमिटेशन की बात करता है। यहां पर किसकी बात करता है? डिलिमिटेशंस की बात करता है। डिलिमिटेशंस की बात यहां पर करता है, वो भी किसके? म्युनिसिपल की। ध्यान रखना, क्लियर? तो ये सेक्शन नंबर 3 में बताया गया है। देखिए, इसमें यह भी बताया गया कि किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकते हैं। 2 नगर पालिकाओं को मिलाना है वो मिला सकते हैं। नगर पालिका को एक अलग करके एक नई नगर पालिका बनानी है वो भी आप बना सकते हो। नगर पालिका इंक्लूड करनी है वो कर लो, नगर पालिका एक्सक्लूड करनी है वो कर लो। सारे के सारे काम यहां पर हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो ये सारी की सारी बातें किसमें बताई गई हैं? सेक्शन नंबर 3 में। ध्यान रखना, सेक्शन नंबर 3 में कोई भी म्युनिसिपल है, कोई भी नगर पालिका बनानी है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? इंक्लूड भी कर सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं और बहुत सी एक्टिविटीज में कर सकते हैं। ध्यान रखना, मुख्य तौर पर 2 वर्ड ध्यान रख लो, इंक्लूड करना, एक्सक्लूड करना। इंक्लूड का मतलब क्या होता है? अंदर ऐड करना। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। शुद्ध हिंदी में जाओगे तो अपवर्जन करना। लेकिन हिंदी वाली थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी टफ मानी जाती है एक्ट में, तो हिंदी इंग्लिश दोनों से समझना। ठीक है, तो प्रश्न था कि सेक्शन नंबर 3 में क्या शामिल नहीं है। और एक बात और, ये सारा काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी, राज्य सरकार करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। ध्यान रखना, तो पहला ऑप्शन है कि नगर पालिका क्षेत्र घोषित करना, बिल्कुल सही बात है। ये काम सेक्शन नंबर 3 में होगा, ये सही है। नगर पालिका क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन करना है, ये भी बात सही है। आप इसकी बाउंड्री में चेंजेस करना चाहते हैं, कम करना, ज्यादा करना, वो भी कर सकते हो। ध्यान रखना, सेक्शन नंबर 3 के तहत नगर पालिका में किसी भाग का अपवर्जन। देखिए, यहां पर शब्द लिखा हुआ है हिंदी में अपवर्जन। ना समझ में आए हिंदी में अपवर्जन तो इंग्लिश में पढ़ लेना। मतलब बोलते हैं एक्सक्लूड करना। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूड करना। इंग्लिश वाले ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? एक्सक्लूड करना। ये भी बात यहाँ पे सही है, लेकिन सही आंसर पूछा है उसने नहीं है, तो भैया क्या शामिल नहीं है? तो आंसर आएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से पढ़ लो, नगर पालिका क्षेत्र पर पंचायती राज अधिनियम 1994। एक बात बताओ, बात कर रहे हैं पंचायती राज की। भाई, पंचायती राज के लिए संशोधन था 73वां, और हम तो बात नगर पालिका की कर रहे हैं और 74 में संशोधन की बात कर रहे हैं। तो पंचायती राज वाला फैक्ट यहां पर गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका मतलब आंसर आएगा मेरा
जो आंसर बनेगा मेरा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ये मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखना। क्लियर? तो ऐसे प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि धारा सेक्शन 103 के तहत लगाए जाने वाले करों में छूट प्राप्त करने की शक्ति किस धारा में दी गई है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखो, अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आएगा तो सबसे इजी प्रश्न माना जाएगा, क्योंकि जो एओआरओ की तैयारी कर रहे हो वो एटलीस्ट ये तो मान के चलता हूं कि सेक्शन तो रट के जाएंगे, और ऐसे सेक्शन वाले 3 या 4 प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट मिलने की संभावना है, ध्यान रखना। तो 4 ऑप्शन यहां पर हैं। धारा 103, देखिए धारा 103 से पहले आपको थोड़ा सा ना मैं सेक्शन 102 बताता हूं। सेक्शन 102 में टैक्स की बात की गई है, ध्यान रखना भैया कि जो सेक्शन 102 है वो टैक्स के बारे में बताता है, लेकिन टैक्स कैसा होगा, वो कंपलसरी होगा, मतलब बाध्यकारी टैक्स होगा। कैसा टैक्स होगा? बाध्यकारी टैक्स होगा, ध्यान रखना। कैसा टैक्स होगा? बाध्यकारी टैक्स होगा, ऑब्लिगेटरी टैक्स होगा। बाध्यकारी टैक्स की बात की गई है सेक्शन नंबर 102 में। और सेक्शन नंबर 103 की बात करते हैं कि जो सेक्शन नंबर 103 है इसमें बताए गए हैं अन्य कर, मतलब वो वाले कर, वह कर या वह टैक्स जो बाध्यकारी नहीं है, जो बाध्यकारी मतलब कंपलसरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। अब आपके दिमाग में यह बात जरूर आएगी कि ऐसा कौन सा टैक्स है जो बाध्यकारी है, या ऐसा कौन सा टैक्स है जो बाध्यकारी नहीं है। अब एक बात बताओ, नामों पर लगने वाला कर बाध्यकारी होगा या बाध्यकारी नहीं होगा? वो बाध्यकारी नहीं होगा। मतलब सेक्शन नंबर 103 में कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं, जैसे नाव पर लगने वाला कर, नामों पर लगने वाला कर, या पर्यटकों पर लगने वाला कर, कि मान लो कोई पर्यटक है, कोई टूरिज्म है, वो घूमने के लिए कहीं जा रहा है, उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? तो भैया नहीं लगेगा, ध्यान रखना। ये कोई कंपलसरी टैक्स नहीं है, मतलब पर्यटकों पर या पर्यटन पर लगने वाला जो टैक्स है वो भी ऑब्लिगेटरी नहीं है। लेकिन फिर बाध्यकारी कौन सा है? नाम सुना टोल टैक्स, वो बाध्यकारी है। वो क्या है? बाध्यकारी है। नाम सुना जीएसटी, वो बाध्यकारी है। तो ध्यान रखना, जैसे हम बोलते हैं टोल टैक्स, या पथकर बोल दो हिंदी में, क्या बोल दो? पथकर हो गया, या फिर होम पर लगने वाला कर हो गया, कोई घर बनाना है उस पर जो टैक्स लगेगा, वो सारे के सारे टैक्स कैसे हैं? बाध्यकारी टैक्स होते हैं। लेकिन नामों पर लगने वाला कर, या पर्यटक पर लगने वाला कर, या मान लो कोई स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट पर लगने वाला कर, ये कोई कर बाध्यकारी नहीं होते, ध्यान रखना। इवन नगर पालिका की बाउंड्री के अंदर चलने वाले वाहनों पर लगने वाला कर भी कोई बाध्यकारी नहीं होता। ये बात भी सेक्शन नंबर 103 में बोली गई है कि नगर पालिका की सीमा के भीतर, नगर पालिका की सीमा के भीतर का मतलब बाउंड्री की बात कर रहे हैं कि नगर पालिका की सीमा के भीतर चलने वाले वाहनों पर लगने वाला टैक्स, चलने वाले वाहनों पर लगने वाला टैक्स वो भी ध्यान रखना बाध्यकारी नहीं माना जाता है। तो ये 2 सेक्शन मैंने आपको समझाए हैं, 102, 103, दोनों को समझना अच्छे से भैया, प्रश्न आएगा यहां से, ध्यान रखना। लेकिन प्रश्न क्या था कि धारा 103 के तहत लगाए जाने वाले करों में छूट प्राप्त करने की जो पावर है वो किस धारा में दी गई है? तो भाई इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा नंबर 4 में ये क्लियर टैक्स से रिलेटेड पावर दी गई है कि अगर आप टैक्स नहीं देना चाहते, किसी नगर पालिका को टैक्स के दायरे से बाहर रखना है तो रख सकते हैं, ध्यान रखना। ये बात बोली गई थी सेक्शन नंबर 4 के अंदर, ध्यान रखना। एग्जामिनर यहां से प्रश्न पूछ सकता है आपसे, ध्यान रखना। क्लियर? तो ध्यान रखना, ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। जबकि धारा नंबर 10 में क्या बताया गया है? वार्डों के बारे में। किसके बारे में? वार्डों के बारे में बताया गया है। धारा नंबर 9 और 10 दोनों में वार्डों के बारे में बताया गया है
कि वार्डों का विभाजन पूछे तो धारा नंबर 9 में है, लेकिन वार्डों का निर्धारण पूछे तो धारा 10 में है। वार्डों का निर्धारण धारा कौन सी है? धारा नंबर 10 है। ध्यान रखना कि वार्डों का निर्धारण किसमें है? धारा नंबर 10 में है। ये बात ध्यान रखना। क्लियर? ये पॉइंट ध्यान रखना भैया। वार्डों का निर्धारण पूछे तो धारा नंबर 10 में है, लेकिन सेक्शन नंबर 9 की बात कल को पूछे, सेक्शन नंबर 9 पूछे तो सेक्शन नंबर 9 में बताया गया है कि वार्डों का विभाजन कैसे होगा। वार्डों का विभाजन कैसे होगा, सब डिवीजन ऑफ वार्ड्स कि इनका सब डिवीजन कैसे होगा, वो सेक्शन नंबर 9 में बताया गया है। ध्यान रखना। और वार्डों का विभाजन जनसंख्या के आधार पर होगा। ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि वार्डों का विभाजन कैसे होगा? जनसंख्या के आधार पर होगा, पॉपुलेशन के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा? जनसंख्या के आधार पर होगा, पॉपुलेशन के आधार पर होगा। इस पॉइंट को भी ध्यान रख सकते हो। धारा नंबर 16 की बात करते हैं तो मुख्य जो निर्वाचन अधिकारी है उसकी बात की गई है धारा नंबर 16 में, कि धारा नंबर 16 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात की गई है। कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात किस सेक्शन में की गई है? तो ध्यान रखना, मुख्य निर्वाचन अधिकारी चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर होगा, अधिकारी होगा, उसकी बात सेक्शन नंबर 16 में करी गई है। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो इस एक क्वेश्चन से मैंने कम से कम 5 से 6 सेक्शन आपको समझाने का एक प्रयास किया है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है एक्ट, बस कंसेप्ट से पढ़ोगे तो चीजें बड़ी आसान है। अगला प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना भैया। धारा नंबर 5 के तहत वक्तव्य का अध्ययन करके सही उत्तर के बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। मैं कहता हूं स्टार लगा लो, ये प्रश्न छपने वाला है ऐसा, इसको लगा लो स्टार। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आएगा ना तो 90% इसका आंसर गलत देंगे। ध्यान रखना। बात किसकी कर रहा है? सेक्शन नंबर 5 की कर रहा है भैया। मतलब जिसमें नगर पालिका की स्थापना की बात की गई है, कि धारा नंबर 5 में तो नगर पालिका की स्थापना की बात की गई है, कि नगर पालिका की स्थापना की बात करेगा तो धारा नंबर सेक्शन नंबर कौन सा है? 5। आपके दिमाग में यह बात जरूर आएगी कि जब सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है, नगर पालिका की क्या कहता है? स्थापना, संरचना नहीं, स्थापना। ध्यान रखना, नगर पालिका के स्थापना के बारे में बताता है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। देखो कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। देखो कैसे, ध्यान से समझना भैया। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको बनाएंगे कैसे, इसकी स्थापना करेंगे कैसे आखिरकार? एक होता है ट्रांजिशनल एरिया। कौन सा होता है? ट्रांजिशनल एरिया। ध्यान से समझना इस पॉइंट को भैया। ट्रांजिशनल एरिया कौन सा एरिया? ट्रांजिशनल एरिया। हिंदी वाले मत पूछना हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलते हैं संक्रमणकारी क्षेत्र। अब थोड़ा सा हिंदी मीडियम वालों को अजीब सा लगेगा कि संक्रमणकारी क्षेत्र कौन सा है। बाकी यूट्यूबर पढ़ाने वाले तो पढ़ाकर चले गए, संक्रमणकारी क्षेत्र क्या होता है उनको यही नहीं पता होगा। जिस पर संक्रमण लग गया वो तो साइंस की लैंग्वेज हो गई। इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एरिया। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल एरिया। ध्यान रखना, ट्रांजिशनल एरिया मतलब संक्रमणकारी क्षेत्र। हिंदी मीडियम, हिंदी वाले थोड़ा सा इंग्लिश में भी फोकस करना है इस वर्ड को। क्या कौन सा एरिया है? ट्रांजिशनल एरिया। इस ट्रांजिशनल एरिया पर ध्यान रखना, हम क्या बनाने वाले हैं? नगर पालिका बोर्ड। क्या बनाएंगे? नगर पालिका बोर्ड बनाएंगे। नगर पालिका बोर्ड बनाएंगे। ध्यान रखना, ये बात बोली गई थी सेक्शन नंबर 5 में। जो स्मॉल अर्बन एरिया है, कौन से? जो स्मॉल अर्बन एरिया है, स्मॉल अर्बन एरिया है, वहां पर ध्यान रखना, क्लियर ये बात बोली गई है, हम नगर पालिका काउंसिल बनाएंगे, मतलब नगर पालिका परिषद बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नगर पालिका परिषद बनाएंगे। ध्यान रखना। लेकिन जो बड़े बड़े, या यूं बोल दो कि लार्ज अर्बन एरिया है, लार्ज अर्बन एरिया मतलब बड़े बड़े शहरी जो क्षेत्र हैं उसमें हम बनाएंगे नगर निगम। क्या बनाएंगे? नगर निगम बनाएंगे। और नगर निगम की संख्या सबको पता है 10 है। तो ये सारी की सारी जो बात बताई गई है सेक्शन नंबर 5 में बताई गई है। आप किसी भी बुक से एक्ट पढ़ोगे, जब सेक्शन नंबर 5 पढ़ोगे तो मुख्य तौर पर यह बात तो आपको मिल जाएगी वहां पर। क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा समझने वाला है कि सेक्शन नंबर 5 आपने पढ़ लिया,
उसके बाद बोलूंगा इसका आंसर दो, तो शायद अभी भी आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। थोड़ा सा डिटेल पे चलते हैं। पहला कह रहा है राज्यपाल किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी, मतलब जहां उद्योगों की बात कर रहा है, औद्योगिक नगरी घोषित करके नगर पालिका के दायरे में ला सकता है क्या? अब बताओ ये बात सही है गलत है? अब कईयों को 50% को सही लगेगी, 50% को गलत लगेगी, लेकिन ये वास्तव में क्या है? गलत है। क्यों गलत है? सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से। राज्यपाल किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी घोषित कर सकता है, ये बात सही है, लेकिन नगर पालिका के दायरे में ला नहीं सकता। एक नोट बना के लिखो, एक नोट बना के लिखो। इस लाइन से मुझे लगता है आपको सारी चीजें समझ में आएंगे। एक नोट बना के लिखो, क्या लिखना है? तो वह क्षेत्र को, किसी क्षेत्र को करो, यहां पर कर लो कि किसी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित नहीं किया जा सकता। किसी क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र, नगर पालिका, ध्यान से समझना, ये नोट पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र घोषित नहीं किया जा सकता, घोषित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, जहां पर औद्योगिक नगरी प्रस्तावित हो, जहां पर औद्योगिक नगरी या उद्योगों का काम प्रस्तावित हो, औद्योगिक नगरी या उद्योगों का काम क्या हो? प्रस्तावित हो। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझना भैया, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये पॉइंट समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ध्यान से समझना भैया। अपनी लैंग्वेज में लिखा है इसको मैंने, एक्ट में ये लाइन नहीं लिखी हुई, अपनी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया। ध्यान रखना कि उसको नगर पालिका क्षेत्र नहीं बना सकते जहां पर पहले से औद्योगिक नगरी है या प्रस्तावित है। अब सुनना ध्यान से कि राज्यपाल किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी बना सकता है, घोषित कर सकता है गवर्नर, लेकिन उसको नगर पालिका के दायरे में ला ही नहीं सकते, दायरे में ला ही नहीं सकते, इसलिए पहला पॉइंट गलत हो गया। ठीक है। सेकंड पॉइंट कहता है कि राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, किसकी बात कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा है, किसी क्षेत्र को औद्योगिक महत्व के आधार पर विकास प्राधिकरण, मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात कर रहा है, का गठन कर सकती है। इसके लिए एक बात सुनो, आगरा का एग्जांपल समझो आप, ताजमहल वाला, कि ताजमहल है आगरा में, ये बात सबको पता है। अब उसकी देखभाल के लिए स्टेट गवर्नमेंट अलग से क्या बनाएगी? विकास प्राधिकरण बनाएगी, मतलब एक कह सकते हो डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाती है। क्या बनाती है? डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाती है। ये बात तो सही है कि स्टेट गवर्नमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाती है, विकास प्राधिकरण बनाती है, लेकिन ध्यान रखना उद्योगों के लिए नहीं बनाती, उद्योगों के लिए नहीं बनाती। यहां पर लिखा हुआ छोटा सा वर्ड उद्योग, ये गलत है, यहां पर ये भी गलत है। उद्योगों के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाती, तो फिर बनाती किसके लिए? वो बनाते हैं पर्यटक के लिए। ध्यान रखना भैया, कुछ शब्द लिखे हुए एक्ट में, ध्यान रखना। अगर आप टूरिज्म की बात करोगे, पर्यटक की बात करोगे, तो ये शब्द लिखा हुआ एक्ट के अंदर, इसके लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएगी, ना कि उद्योगों के लिए। ये पॉइंट को थोड़ा सा मेंशन करना, क्योंकि अगर पेपर में ये क्वेश्चन आया ना, 90% का गलत होगा। सेक्शन 5 तो पढ़ लोगे, लेकिन ये चीज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के जाना भैया, आंसर आएगा न तो 1 ना 2 सही है। और तुक्के लगाने वाले लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है, क्योंकि लगते दोनों सही हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों गलत है। स्टार लगा लो, छपने वाला ऐसा ही प्रश्न मिलेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है कि गंगानगर नगर परिषद, पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन आपको किसी किताबों में नहीं मिलेंगे, ढूंढ लेना, किसी किताब में नहीं मिलेगा ये प्रश्न आपको, कि गंगानगर नगर परिषद, गंगानगर की नगर परिषद, ठेकेदार है कोई राम, ठेकेदार राम के विरुद्ध कोई मुकदमा करना चाहती है, तो मुकदमा करते समय किसके पक्षकार बनाएगी? 4 ऑप्शन है यहां पर, हमें आंसर चाहिए भैया। लेकिन इसका आंसर आपको तभी मिलेगा जब आपको सेक्शन नंबर 5 के बारे में पता होगा। ध्यान रखना, सेक्शन 5 में ये तो बात लिखी हुई है कि नगर पालिका की स्थापना, ये बात क्लियर लिखी हुई है सेक्शन नंबर 5 में, नगर पालिका की स्थापना बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। क्या? नगर पालिका की स्थापना। अगर आप मोटे मोटे स्तर पर ये लाइन पढ़ के जाओगे तो इससे आंसर तो नहीं मिलेगा,
लेकिन थोड़ा सा सेक्शन नंबर 5 को डिटेल में पढ़ोगे तो एक लाइन मिलेगी यहां पर कि नगर पालिका अगर कोई मुकदमा करना चाहती है किसी ठेकेदार के खिलाफ तो अपने नाम से करेगी। अपने नाम से का मतलब, मान लो नगर पालिका है तो नगर पालिका का, मान लो नगर परिषद है मान लो, तो नगर परिषद वर्सेस राम मुकदमा हो जाएगा। नगर निगम है तो नगर निगम वर्सेस राम मुकदमा हो जाएगा। अपने नाम से मुकदमा होगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के नाम पर, ना आयुक्त के नाम पर, ना सभापति के नाम पर, क्योंकि सभापति तो वहां की पोस्ट है। आंसर क्या आएगा? अपने नाम पर, मतलब अपने नाम पर मतलब नगर परिषद वर्सेस राम। घुमाने के लिए यहां पर अगर मैं ए ऑप्शन यहां पर बना दूं, नगर निगम वर्सेस राम, अब बताओ 5 नंबर सही है गलत है? ए नंबर। अब खुद दिमाग लगाओ, क्या ए नंबर सही है? क्या दिमाग लगाओगे तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन में क्लियर बोल ही दिया कि गंगानगर नगर परिषद नाम ही लिख दिया जब यहां पर, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये नगर निगम भी गलत होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भैया प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला प्रश्न कि नाम निर्देश, जब भी कोई प्रश्न को पढ़ते समय कोई कंफ्यूजन हो हिंदी लैंग्वेज में तो इंग्लिश में जरूर पढ़ना भैया। इसको बोलते हैं मनोनीत। क्या बोलते हैं? मनोनीत का मतलब नॉमिनेटेड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मनोनीत सदस्यों के लिए पूछ रहा है कौन सा वक्तव्य सही है। देखिए, जब धारा नंबर 6 नगर पालिकाओं की संरचनाओं की बात करोगे, ध्यान से समझना ये क्वेश्चन अच्छा है कि सेक्शन नंबर 6 में, अच्छा 5 में क्या था? नगर पालिका का गठन 5 में है, संरचना 6 में है। मिक्स मत करना, ध्यान रखना भैया कि सेक्शन 6 में नगर पालिका की संरचना की बात की गई है। नगर पालिका के संरचना की बात की गई है, ध्यान रखना, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगर प्रश्न घुमा करके आया, एग्जामिनर तेज निकला और गलती से प्रश्न पूछ लिया कि नगर पालिका की स्थापना के अंदर आरक्षण की जो व्यवस्था है वो किसमें की गई है, 4 ऑप्शन देगा, धारा नंबर 6, 10, 15, 18, तो भी आंसर 6 ही आएगा, क्योंकि इसमें आरक्षण की बात भी की गई है। ध्यान रखना, संरचना में सारे पॉइंट बताए गए हैं। देखो, जैसे एक पॉइंट को बताने का प्रयास करता हूं कि जब आप नई नगर पालिका बनाओगे तो सिंपल सी बात है, चुनाव होंगे। अब वो चुनाव कैसे होंगे? आपसे पूछे कल को कि वो जो चुनाव होंगे वो प्रत्यक्ष होंगे या अप्रत्यक्ष होंगे। अब एक बात बताओ कि नगर परिषद, जो नगर पालिका के जो मेंबर है यानी कि जो पार्षद है, उनका चुनाव कौन करता है? हम खुद करते हैं, जनता खुद करती है, मतलब उनका चुनाव कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा। पहली बात तो ये ध्यान रखना भाई, ये बात क्लियर लिखी हुई है सेक्शन नंबर 6 में। सेक्शन नंबर 6 में क्लियर ये बात लिखी हुई है, प्रत्यक्ष वाली, ध्यान रखना। लेकिन इसमें कुछ बातें और भी लिखी हुई हैं, अगर थोड़ा डेप्थ में जाएं। देखो क्या लिखा हुआ, सुनो ध्यान से। सेक्शन नंबर 6 में चुनाव कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा, ध्यान रखना। इसी में स्टेट गवर्नमेंट, सेक्शन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार कुछ सदस्यों को चाहे तो नॉमिनेटेड कर सकती है, मनोनीत कर सकती है। ये बात भी सेक्शन नंबर 6 में लिखी हुई है। ध्यान रखना कि राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? कुछ सदस्यों को, ध्यान रखना, मनोनीत कर सकती है, मनोनीत कर सकती है, नॉमिनेटेड कर सकती है। मनोनीत का मतलब क्या होता है? नॉमिनेटेड। क्या मतलब होता है? नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड कर सकती है। लेकिन यहां पर थोड़ी सी सावधानी बरतना, क्योंकि ये जो अब आप पूछोगे सर ठीक है मनोनीत कर सकती है, लेकिन कितने सदस्य मनोनीत कर सकती है, इसका आंकड़ा आपको अलग अलग मिलेगा, ध्यान रखना। लेकिन चूंकि अभी संशोधन हुआ है तो संशोधन के अमेंडमेंट्स के बाद का मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना भैया। मनोनीत में 3 आंकड़े, ध्यान रखना। एक आंकड़ा याद रखोगे 6 का, एक आंकड़ा 8 का, एक आंकड़ा आपको रखना है 12 का याद। ये ध्यान रखना भैया, कई किताबों में आपको 4, 5, 6 वाला आंकड़ा मिलेगा, वो गया काम से, वो खत्म हो गया, संशोधन हो गया। तो हमें ध्यान रखना 6, 8, 12 का कि नगर पालिका बोर्ड में 6 सदस्य है, कि नगर पालिका बोर्ड में कितने सदस्य मनोनीत होंगे? तो 6 सदस्य है। कितने सदस्य है? 6 सदस्य है। नगर परिषद में पूछे तो 8 सदस्य है। नगर परिषद में पूछे तो कितने सदस्य है? 8 सदस्य है।
और नगर निगम कॉरपोरेशन में पूछे तो 12 सदस्य। नगर निगम में पूछे कितने सदस्य है, तो ध्यान रखना भैया 12 सदस्य है। लेकिन ध्यान रखना इन सभी मनोनीत सदस्यों में से एक कंडीशन लिखी हुई है, एक सदस्य डिसेबिलिटी होना चाहिए, दिव्यांग होना चाहिए। इन सभी सदस्यों में से उसने ये नहीं बोला कि इन 6 में से भी एक दिव्यांग हो, 8 में से भी एक दिव्यांग हो ना। मैं बोल रहा हूं स्टेट गवर्नमेंट ने जितने भी टोटल सदस्य नॉमिनेटेड किए हैं उन सब में से एक सदस्य डिसेबिलिटी होना चाहिए। ये पॉइंट थोड़ा स्टार बना के रखना इस चीज को भैया। ये जितने भी नॉमिनेटेड हैं इनमें से बोला गया एक सदस्य कैसा होना चाहिए, डिसेबिलिटी होना चाहिए। कैसा? डिसेबिलिटी होना चाहिए, ध्यान रखना। या हिंदी वाले यूं बोल दो कि दिव्यांग होना चाहिए, बात तो एक ही है, इसको ऐसे ध्यान रख लो। ठीक है, तो समझ लेना इस क्वेश्चन को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने भी मनोनीत सदस्य होंगे उनमें से एक दिव्यांग होगा, डिसेबल पर्सन होगा। क्या होगा? डिसेबल। अच्छा, डिसेबिलिटी लिख दिया गया, सही करो भाई, इसको थोड़ा सा सही करो भाई। एक मिनट, इसको कर लो डिसेबल। क्या कर लो? डिसेबल कर लो भैया। ठीक है, ध्यान रखना दिव्यांग होना चाहिए। लेकिन टोटल मनोनीत में से, टोटल नॉमिनेटेड में से एक दिव्यांग होना चाहिए, ये बात सेक्शन नंबर 6 में है। लेकिन प्रश्न क्या था कि मनोनीत सदस्य जो होंगे उनको राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट चुनेगी। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इन मनोनीत सदस्यों को हटा भी सकती है, पूरी पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास। जब लगा सकती है तो हटा भी सकती है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, इनको मत देने का अधिकार नहीं है। ध्यान रखना भैया, नगर पालिका बोर्ड में इनकी संख्या 6 है, बताया है नगर पालिका बोर्ड में संख्या 6 है, बात सही है। नगर परिषद में, काउंसिल में पूछे तो 8 है, नगर निगम में 12 है। मत देने का अधिकार नहीं है भाई, ये वोट नहीं दे सकते, ध्यान रखना। वोट देने का अधिकार एमएलए को है, सांसद को है। लेकिन जो मनोनीत होंगे, नॉमिनेटेड होंगे, इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। बात ये भी सही है, ध्यान रखना भैया। एक व्यक्ति अवश्य रूप से दिव्यांग होगा, अभी तो बताया एक व्यक्ति दिव्यांग होगा। बातें सारी सही है, आंसर आएगा भैया ऑल ऑफ दिस। उपयुक्त सभी सारी बातें सही हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना भाई, इन मनोनीत सदस्यों को राज्य सरकार हटा भी सकती है, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट हटा भी सकती है। जब लगा सकती है तो हटा भी सकती है, ध्यान रखना। मत देने का अधिकार नहीं होता नॉमिनेटेड को, तो मत देने का अधिकार इन मनोनीत को नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां पर एक नोट बना के लिखो। चलो एक काम करता हूं, यहां पर चलते हैं, ये लो एक नोट बना के समझो इस चीज को। 2 पॉइंट बना रहा हूं कि मत देने का अधिकार, ध्यान रखना भाई, सांसद को तो है, पार्लियामेंट वाले मेंबर को तो है, एमएलए जो विधायक हैं उनको भी है। लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर है, ध्यान रखना, जो नॉमिनेटेड मेंबर है, नॉमिनेटेड मेंबर का मतलब क्या होता है? जो मनोनीत सदस्य है। क्या है? जो मनोनीत सदस्य हैं, ध्यान रखना भाई, मनोनीत सदस्य को मत देने का अधिकार नहीं है। अरे क्रॉस लगा दिया, छपने वाला प्रश्न है, ध्यान रखना, लगा लो स्टार। मैं कहता हूं ये ORO में छपेगा ये 100% ऐसा प्रश्न, फंसाएगा ऐसा एग्जामिनर कि मत देने का अधिकार किसको नहीं है, तो नॉमिनेटेड को नहीं है, बाकी सबको है। एक ही लैंग्वेज में सीधा बोल लो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? उपयुक्त सभी सारी बातें यहां पर सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा कि विधायक के लिए मतलब बात कर रहा है एमएलए की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? एमएलए की बात कर रहा है, विधायक की बात कर रहा है। विधायक के लिए कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ध्यान से पढ़ना भाई, सही नहीं है पूछ रहा है, यहां पर सही नहीं है पूछ रहा है। यहां पर नहीं उड़ा दिया तो क्वेश्चन उड़ गया, नंबर उड़ गए और सिलेक्शन उड़ गया। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन, सावधानी रखना प्रश्नों को करते वक्त। विधायक के लिए बात बोली गई है, आंसर बताइए भैया कौन सा सही नहीं है। देखिए, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम में भाग लेने का अधिकार है क्या?
बिल्कुल बिल्कुल कि जो विधायक है ना, ध्यान रखना कि जो विधायक है ध्यान रखना, जो एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, तो ध्यान रखना नगर पालिका में भी, नगर परिषद में भी, नगर परिषद हो और नगर निगम हो, नगर निगम है, ध्यान रखना ये चीज को, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर परिषद हो और चाहे नगर निगम हो, तीनों के अंदर इसमें भी भाग ले सकता है, इसमें भी, तीनों में मत दे सकता है, ध्यान रखना तीनों में मत दे सकता है। ये है भाग लेना, ये तो है भाग लेना, और ये है मत देना, ये है कॉलम मत देने का। तो ध्यान रखना इस चीज को भाई कि जो एमएलए होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो विधायक होगा, वो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम तीनों में भाग ले सकता है, तीनों में वोट दे सकता है। इसका मतलब भाग ले सकता है, बात सही है। नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम में मत दे सकता है, बात ये भी सही है, बात तो ये भी सही है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेने का अधिकार होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉइंट गलत है भैया। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ये बात ध्यान रखना, यही आंसर है। क्यों? क्योंकि ये गलत है। जो विधायक है वो अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता। ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना कि जो विधायक है वो अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता, अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता। इस पॉइंट को ध्यान रखना भैया। छपने वाला प्रश्न है, ऐसा प्रश्न अगर पेपर में आया तो आधी जनता ऑल ऑफ दिस करके आएगी, उपरोक्त सभी लगा के आएगी, लेकिन थोड़ी सी सावधानी हटी तो भैया दुर्घटना घट गई। थोड़ा सा अवेयर रहना, लेकिन चूंकि ये प्रश्न तो विधायक के लिए है, कल को अगर यही प्रश्न सांसद के लिए पूछता, मेरी बात को समझना थोड़ा सा ध्यान से, कि अगर यही बात सांसद के लिए पूछता, पार्लियामेंट वाले मेंबर्स के लिए पूछता, तो एक बात सुनो, चाहे देखिए नगर पालिका, एक कॉलम बना रहा हूं, नगर पालिका बोर्ड, और एक बात, चलो एक काम करता हूं, इसको हटा के मैं इधर करता हूं, नगर परिषद करता हूं। क्या करता हूं? नगर परिषद। एक करता हूं यहां पर नगर निगम। अब बात को समझना ध्यान से कि जो पार्लियामेंट मेंबर सांसद होगा वो नगर परिषद में भाग ले सकता है, नगर निगम में भी भाग ले सकता है। मैं क्या बोल रहा हूं? भाग ले सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, बैठक में भाग ले सकता है, 100% ले सकता है, मीटिंग चल रही है भाग लेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जो सांसद होगा, मत देने की बात आएगी, अगर वोट देने की बात आएगी तो वोट भी दे सकता है, लेकिन नगर परिषद में वोट देगा, नगर निगम में भी वोट देगा, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव वाली बात इस पर भी लागू नहीं होगी। ध्यान रखना ये दोनों पॉइंट, एक तो विधायक वाला, एक सांसद वाला, दोनों पॉइंट स्टार लगा के रट लेना भैया, प्रश्न बनेगा, 100% बनेगा। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नहीं वर्ड लगा हुआ यहां पे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब अगला प्रश्न चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अविश्वास प्रस्ताव कौन से सेक्शन में है? कल को पूछ ले। अविश्वास शब्द बड़ा खतरनाक शब्द है, पेपर वाला घुमा करके देगा, ध्यान रखना। जो अविश्वास प्रस्ताव की बात हम करते हैं, ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, ये ध्यान रखना, अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो सेक्शन बनाया गया है, जो सेक्शन की बात की गई है, सेक्शन नंबर 53 की बात, 53 की बात यहां पर की गई है। ध्यान रखना, कल को सीधा प्रश्न पूछ ले कि जो अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन के खिलाफ जब भी आएगा, तो ध्यान रखना सेक्शन नंबर कौन सा है भैया? 53 है। सेक्शन नंबर कौन सा है? 53 है। अविश्वास प्रस्ताव विधायक इसके खिलाफ सांसद में नहीं होगा, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है चेयरपर्सन को भी, वाइस चेयरपर्सन को भी, अध्यक्ष को भी, उपाध्यक्ष को, दोनों को हटा सकते हो। ध्यान रखना ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन से सेक्शन में है ये बात? 53 में अविश्वास प्रस्ताव बताया गया है।
टोटल सेक्शन कितने हैं? 344 है, ये भी ध्यान रखना। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है भैया, लेकिन एक बात और समझना यहां पर, एक बात और समझना कि जो सेक्शन नंबर 53 आगे चलकर हम पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है किसके बारे में? अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। यहां पर एक पॉइंट हमें समझ लेना चाहिए अभी के अभी, ताकि आने वाले एमसीक्यू में दिक्कत ना आए। देखो, जो भी अध्यक्ष होगा ना, चेयरपर्सन होगा या वाइस चेयरपर्सन होगा, वो 5 साल के लिए उस पद पर बैठा है। चुनाव हुए, अध्यक्ष बैठा, उपाध्यक्ष बैठा, चेयरपर्सन बैठा, वाइस चेयरपर्सन बैठा, वो 5 साल के लिए बैठा है। लेकिन उस 5 साल के अंदर एक बात बोली गई है, स्टार्टिंग के 2 साल, स्टार्टिंग के 2 साल, यानी उसकी पदावधि के स्टार्टिंग के 2 साल, स्टार्टिंग के 2 साल तक, स्टार्टिंग के 2 साल तक आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। इस बात को ध्यान रखना भैया, अविश्वास प्रस्ताव स्टार्टिंग के 2 साल तक नहीं ला सकते। ये बात आप अच्छे से दिमाग में रख लो भाई, छपने वाला प्रश्न है, 100% छपेगा ऐसा प्रश्न। और ये बात कौन से सेक्शन में है? तो भैया सेक्शन नंबर 53 में है। हालांकि इस सेक्शन में और भी बहुत बातें बोली गई हैं, लेकिन मुख्य तौर पर यह बात बोली गई है, ध्यान रखना। एक और लगा करके एक पॉइंट और भी जोड़ा हुआ है, उसकी बात मैं एमसीक्यू में कर दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आया, सांसद के लिए कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? भाई, जो जल्दबाजी करेगा इस नहीं में फंसेगा, जो जल्दबाजी करेगा 100% फंसेगा। यहां पर बोला क्या गया? नहीं है। देखो, सांसद की बात कर रहे हैं, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम में भाग ले सकता है। भाई सही है क्या ये बात? सही है क्या ये बात? एक बात बताओ भैया, सांसद की बात मैंने अभी यहां पर करी है, नगर परिषद, नगर निगम में भाग ले सकता है, वहां पर मत दे सकता है। कहीं भी मैंने नगर पालिका बोर्ड की बात करी है क्या? अरे कहीं भी नगर पालिका बोर्ड की बात करी है क्या मैंने यहां पर? इस वजह से, इस शब्द की वजह से ये बात, ये लाइन गलत हो गई, ध्यान रखना। इस शब्द की वजह से ये लाइन गलत हो गई। अगला है नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम में मत देने का अधिकार है। भाई मत तो देगा, लेकिन फिर वही बात, इस शब्द की वजह से ये लाइन भी गलत हो गई। मत दे सकता है, लेकिन नगर परिषद में देगा, नगर निगम में देगा, नगर पालिका बोर्ड में नहीं देगा। भाई अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेने का अधिकार होगा, भाई ये भी गलत है। अविश्वास प्रस्ताव में भाग ले ही नहीं सकता। अरे चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, भाग ले गए नहीं, बात सीधी सी है। मतलब उसने पूछा सही नहीं है, तो भैया आंसर आएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी एकदम सटीक आंसर है, ध्यान रखना। और चाहे सांसद की बात करें चाहे विधायक की बात करें, ये सारी की सारी बातें सेक्शन नंबर 6 में इंक्लूड करी गई है, ध्यान रखना। जब नगर पालिका की संरचना की बात करते हैं सेक्शन नंबर 6 में, जब नगर पालिका की पूरी की पूरी संरचना की जब आप बात करोगे, तो उसके अंदर पूरी डिटेल के अंदर ये सारे के सारी बातें बताई गई हैं भैया, ध्यान रखना। आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी आंसर आएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा, बताइए बताइए आंसर क्या आएगा भैया? बड़ा शानदार प्रश्न है, आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी से अपने दिमाग में आंसर सोच के रखिएगा कि धारा 6 के अधीन, धारा 6, अच्छा बताओ धारा 6 में क्या बताया गया है? नगर पालिका की संरचना। धारा 3 में पूछे, धारा 3 में पूछे तो नगर पालिका का परिसीमन बताया गया है, डिलिमिटेशंस बताई गई है। धारा नंबर 4 में पूछे तो करों से छूट की शक्ति बताई गई है, कि अगर आपको टैक्स के दायरे से बाहर रखना है तो पूरी पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास कि आपको उस नगर पालिका को, पर्टिकुलर को, उस टैक्स के दायरे से बाहर रख सकती है। यह प्रश्न पढ़ाया थोड़ी देर पहले। सेक्शन नंबर 5 की बात करोगे नगर पालिका का गठन और निगमन, सेक्शन नंबर 6 की बात करोगे नगर पालिका की संरचना आएगी। यहां पर सारे सेक्शन आपको याद होने चाहिए भैया। सेक्शन 6 के अधीन सही बताइए भैया, बताइए बताइए। विधायक को मतलब बात कर रहा है किसकी? एमएलए की।
अच्छा, जैसे ही एमएलए आपके दिमाग में आए, आपके दिमाग में 3 बातें क्लिक होनी चाहिए। कौन कौन सी? देखो, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम, तीनों में भाग ले सकता है कौन? विधायक। तीनों में मत दे सकता है कौन? विधायक। अविश्वास प्रस्ताव से भाग नहीं लेगा कौन? विधायक। बात खत्म, इतनी सी तो बात है। फिर बात आई सांसद की। किसकी बात आई? सांसद की। जैसे ही आपके दिमाग में सांसद आएगा, सांसद आते टाइम भी आपके दिमाग में 2 बातें आनी चाहिए कि नगर परिषद यानी काउंसिल और नगर निगम में भाग ले सकता है, मत दे सकता है, लेकिन नगर पालिका बोर्ड में मत नहीं दे सकता कौन? सांसद। ये बात भी आपको बताई। लेकिन अब प्रश्न क्या था कि विधायक को नगर पालिका में मत देने का अधिकार है। बिल्कुल है, बात सही है, परंतु यह धारा 24 में 24 वह कर लो 24 व 35 के तहत उपबंध लागू होंगे। अब ये क्या चक्कर पड़ गया? देखो, ये क्या चक्कर पड़ गया? नई चीज ही आ गई। हमने तो ये पढ़ा कि विधायक को मत देने का अधिकार है, ये बात तो यहां तक सही है, लेकिन जैसे आगे पढ़ा हमें लगा जोर का झटका। कहते हैं ना, जोर का झटका, हाय जोरों से लगा। ये वही झटका है, क्योंकि हमने सिर्फ इतनी सी बात पढ़ी थी कि विधायक मत दे सकता है। ये बात तो सही है, दे सकता है, परंतु धारा 24 व 35 के तहत। पहले एक बात सुनो, ये धारा सेक्शन है क्या? देखिए, सेक्शन नंबर चाहे 24 हो और एक सेक्शन है 35, ये दोनों के दोनों सेक्शन है ना, अयोग्यता के बारे में है। किसके बारे में है? अयोग्यता के बारे में है। किसके बारे में है? अयोग्यता के बारे में। ध्यान रखना इस पॉइंट को। धारा नंबर, सेक्शन नंबर 24, सेक्शन नंबर 35, दोनों के दोनों किसके लिए हैं? आप बोलोगे अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हैं। अब एक बात बताओ, इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई कदाचार पढ़ता हुआ पाया गया तो वो अयोग्य पर्सन है। ऐसी काफी सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, डिटेल पर जब एमसीक्यू आएंगे तो बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मोटा मोटा याद करो 24-35 में अयोग्यता है। अब एक बात बताओ कि ये अगर वो पर्सन पहले से ही अयोग्य है तो क्या वो विधायक बन सकता है? क्या नहीं बन सकता? भाई, विधायक अगर वो बना है ना, अगर वो विधायक बना है तो मतलब वो पहले से योग्य पर्सन होगा, तभी तो बने। इसका मतलब ये 24 और 35 वाली बात ना तो विधायक पर लागू होगी, ये दोनों आर्टिकल ध्यान रखना, ना तो विधायक पे, विधायक और सांसद दोनों पर लागू नहीं होंगे। दोनों पर लागू नहीं होंगे, ध्यान रखना भैया, दोनों पर लागू नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखना। ये लगा लो स्टार, मैं कहता हूं ये आरो वाले छप गया, ये प्रश्न लगा लो स्टार। 100% ऐसा प्रश्न आएगा भैया कि जो सेक्शन नंबर 24-35 अयोग्यता की बात करता है, ये विधायक सांसदों के लिए नहीं है। ये अयोग्यता सिर्फ नॉमिनेटेड पर्सन के लिए है, ध्यान रखना, मनोनीत व्यक्तियों के लिए है। विधायकों का, सांसद का कोई लेन देन नहीं है। कह रहा यह धारा 24 व 35 के तहत उपबंध लागू होंगे। भाई एक बात बताओ कि 24-35 क्या विधायक पर लागू होंगे? नहीं होंगे, लेकिन ये तो बोल रहा होंगे, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। ऐसे प्रश्न आएंगे, मान के चलना 100% आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। सांसद को नगर पालिका बोर्ड में चुने जाने का अधिकार नहीं है भैया, ध्यान रखना, नहीं है। ये बात यहां तक तो सही है। बताया था ना कि जो सांसद है वो नगर पालिका बोर्ड में नहीं चुना जा सकता, वोट भी नहीं दे सकता नगर पालिका बोर्ड में। नगर परिषद, नगर निगम में वोट देगा, ये बात आपको बताई हुई है। लेकिन 24 और 35 के उपबंध यहां भी लागू होंगे क्या? बिल्कुल गलत, ये भी बात गलत है। 24 धारा 35 दोनों के उपबंध ना तो विधायक पर लागू होंगे ना सांसद पर लागू होंगे। ऑप्शन नंबर से यहां पर सही आंसर बन जाएगा, ध्यान रखना। रख लोगे याद? चले आगे, चलो अगला प्रश्न फिर बता देता हूं, एक बार ध्यान से सुन लेना कि जो सांसद है, ये ध्यान रखना भैया, सांसद के बारे में 2 बातें कि ये भाग ले सकता है और मत दे सकता है।
भाग वह मत दे सकता है, भाग ले सकता है और वोटिंग कर सकता है, मत दे सकता है, लेकिन कहां पे? नगर परिषद या काउंसिल के अंदर। नगर परिषद मतलब म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर, और एक नगर निगम, ये दो ही शब्द एक्ट में बताए गए हैं। इन दोनों के अंदर ये बात सही है, लेकिन नगर पालिका बोर्ड में सांसद वोट नहीं दे सकता। रट्टा लगाओ, स्टार लगाओ, छपाओ, दिमाग में डालो, कैसे भी करो, लेकिन ये प्रश्न एग्जाम में आने लायक है और पेपर का स्तर EORO इसी टाइप का आने वाला है, ये बात मान के चलना। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा कि धारा 6 के अधीन सही वक्तव्य कौन सा है? देखिए देखिए, बताइए। धारा 6 में मैंने बोला था, धारा 6 की उपविधियां पढ़ोगे, सब सेक्शन पढ़ोगे, तो वहां पर आपको रिजर्वेशन की बात बताई गई है। देखिए धारा नंबर 6 सेक्शन नंबर 6 में मुख्य तौर पर तो ये बात एक ही बोली गई है कि जो नगर पालिका है उसकी संरचना, नगर पालिका की क्या है? संरचना। नगर पालिका की क्या है? संरचना के जो बात की गई है वो करी गई है सेक्शन नंबर 6 में, कि सेक्शन नंबर 6 में नगर पालिका की संरचना की बात यहां पर करी गई है। लेकिन एक पॉइंट यहां पर समझने वाला फिर आता है, एक पेज फंसता है कि सेक्शन के अंदर सब सेक्शन में रिजर्वेशन की भी बात की गई है। इसी सेक्शन के सब सेक्शन में रिजर्वेशन की बात भी कही गई है, रिजर्वेशन आरक्षण की भी बात की गई है। और आरक्षण भी किन किन के लिए, समझना ध्यान से भैया। रिजर्वेशन कहते हैं ना कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया। बाकी छोड़ो, राजस्थान में 50% क्रॉस कर गया अब तो, जब से AWS आया है। लेकिन कहते हैं रिजर्वेशन, ये सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर था कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन एक्ट की हम बात करते हैं, हम सिर्फ नगर पालिका एक्ट की बात करें 2009 में, उसमें क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। यह बात यहां पर लिखी हुई है। हमें किसी पर्टिकुलर स्टेट पर नहीं जाना कि वहां पर 50% से ज्यादा है या नहीं है, हमें सिर्फ एक्ट के दर्जे में रहना है। इस एक्ट में यह बात बोली गई है सेक्शन नंबर 6 के सब सेक्शन में कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अब रिजर्वेशन में कौन कौन सी कैटेगरी आएंगी समझना ध्यान से। एक आने वाली है SC, एक आने वाली है ST, एक आने वाली है बैकवर्ड पिछड़े वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के कौन से? बैकवर्ड यानी कि पिछड़े वर्ग वाले। एक बात की गई है यहां पर महिलाओं की, यानी कि फीमेल की बात यहां पर की गई है। किसकी बात की गई है? महिलाओं के यहां पर बात की गई है। इन सब की बात की गई है, ध्यान रखना। इन सबको रिजर्वेशन देना है और बाकी बचा हुआ, अच्छा इन सबको 50% रिजर्वेशन देना है, बाकी 50% तो सामान्य लोगों के लिए है। अब एक बात बताओ, एक बात को समझो ध्यान से। मान लो ये एक मेरे पास नगर पालिका है, चलो इसको एक नई स्लाइड पे बताता हूं, काफी खिचड़ी बनने वाली है इस क्वेश्चन में, समझना ध्यान से। खिचड़ी खाने में बड़ा मजा आएगा, खिचड़ी खाने में बड़ा मजा आएगा, समझना ध्यान से, इस पॉइंट को समझो ध्यान से। मान लो ये नगर पालिका है, मान लो ये नगर पालिका है, मान लिया, मानने में गया जाता है, कोई टैक्स नहीं लगता। अच्छा अब एक बात सुनो, इस नगर पालिका के दायरे में कौन कौन आएगा समझना ध्यान से। SC भी आएंगे, ST भी आएंगे, बैकवर्ड भी आएंगे, फीमेल भी आएगी, बिल्कुल आएगी साहब, ये बात तो क्लियर है। इन सबको रिजर्वेशन है भाई। महिलाओं को भी तो आरक्षण दिया हुआ है ना, बिल्कुल दिया हुआ है। लेकिन एक बात समझने वाली है कि बाकी, अच्छा इस पूरी नगर पालिका का मैंने एक टुकड़ा बढ़ा दिया कि 50% तो रिजर्वेशन कोटे में, बाकी का जो 50% है, ये जो 50% है किस कोटे में जाएगा? जनरल कोटे में जाएगा। किस कोटे में जाएगा? ये जनरल की सीटें हैं, ये सारी की सारी सीटें किसकी हैं? मान लो ये जनरल की सीटें हैं, ये किसकी सीटें हैं भैया? जनरल की सीटें हैं। बाकी 50% इस रिजर्वेशन में जाएगा। इन सब में क्या जाएगा? 50% जाएगा। हाँ या ना बोल दो भैया, जाएगा हाँ या ना बोल दो। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, ये सब सेक्शन 6 की बात चल रही है, ध्यान रखना। सेक्शन 6 के अंदर ही बात करी गई है सबकी सब, ठीक है।
सेक्शन के अंदर सेक्शन को सब सेक्शन बोलते हैं, ये भी ध्यान रखो। लेकिन एक बात समझने वाली है, ये रिजर्वेशन मिलेगा कैसे, इस रिजर्वेशन को कैसे मिलेगा, कैसे मेंटेन करना है, ये सारी बातों को बड़ी बारीकी से समझना। यहां पर पेच फंसेगा आपका, देखो ध्यान से समझना भाई, एक एक पॉइंट को, बिल्कुल एक एक पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझना। सावधानी हटे तो फिर दुर्घटना घट जाएगी। ध्यान से इस डायग्राम को फोकस करना भैया, ध्यान से सुनो। कि कहते हैं एससी, क्या कहते हैं कि जो एससी है और एसटी है, इनको आरक्षण मिलेगा जनसंख्या के अनुपात में। एक क्लियर बात बोली गई कि एससी व एसटी को जो आरक्षण मिलेगा वो जनसंख्या के रेशो में मिलेगा, जनसंख्या के अनुपात में मिलेगा, रेशो ऑफ पॉपुलेशन में मिलेगा। ये बात समझ आ गई क्या? एसटी एससी में एक ही बात बोल के कहानी खत्म कर दे कि एससी और एसटी को जो भी रिजर्वेशन मिलेगा वो जनसंख्या के अनुपात में मिलेगा। ये बात क्लियर एक्ट में लिखी हुई है भाई। लेकिन अब बात करते हैं एससी एसटी का, पेज क्लियर समझ आ गया क्या? बात करते हैं फीमेल की, समझना ध्यान से कि फीमेल की बात एक बोली गई है कि जो फीमेल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? फीमेल की बात करते हैं। ध्यान रखना यहां पर एक स्टार लगाओ, थोड़ा सा पिच यहां पर फंसा हुआ है, आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत यहां पर आ सकती है। और इस फीमेल पर मैंने एमसीक्यू बनाया है बड़े भयंकर तरीके से, बड़ा मजा आएगा सॉल्व करने में। ध्यान से समझना, बिल्कुल बारीकी से समझना, ध्यान से एक पॉइंट को। कहते हैं जो फीमेल होंगी ना इनको रिजर्वेशन मिलेगा। कहते हैं एससी की आधी सीटें, एससी की आधी सीटें, एससी की आधी सीटें प्लस एसटी की भी आधी सीटें, एससी की भी आधी सीटें, एसटी की भी आधी सीटें, एससी की भी आधी सीटें, एसटी की भी आधी सीटें, इनकी तो मिलेंगी मिलेंगी। साथ में कहते हैं जो बैकवर्ड है, जो बैकवर्ड है, जो बैकवर्ड है उनकी बात कर रहे हैं, बैकवर्ड की भी आधी सीटें, बैकवर्ड की भी आधी सीटें कम से कम महिलाओं की होनी जरूरी है। बात को समझ लेना ध्यान से, बिल्कुल एक एक पॉइंट को बारीकी से समझना क्या बोल रहा हूं। एससी की आधी सीटें फीमेल के लिए होनी जरूरी है, कम से कम आधी सीटें, ज्यादा भले हो। एसटी की भी आधी सीटें महिलाओं के लिए कोटे में रखी गई हैं। बैकवर्ड की जितनी सीटें होंगी उसकी भी आधी सीटें महिलाओं के कोटे के लिए रखी गई हैं। अब एक बात बताओ, मान लो एससी की आबादी 10% है, नगर पालिका में एसटी की आबादी 10% है, 10% सीटें हैं, तो 10 का आधा 5 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है। मान लो एसटी 15% है, 15 अच्छा 16 ले लो, चलो 16 का आधा 8 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है। लेकिन अब आप कहोगे सर अब आप फंस रहे हो, अब आप फंस रहे हो कि अगर एसटी 15 हुई तो, अगर एसटी 15 हुई तो मैंने बोला आधी सीटें महिलाओं के लिए। भाई 15 का आधा तो 7.5 होता है। फंस गए फंस गए फंस गए, पेच फंस गया। 7.5 का मतलब 7 या 8। ध्यान रखना, 0.5 या 5 से ज्यादा वाले आएंगे तो अगला मेंबर आ जाएगा, मतलब 8 सीटें वहां पर महिलाओं की होंगी। सेम बैकवर्ड का सिस्टम है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन एक बात और बोली गई थी कि जनरल की भी आधी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व। ओवरऑल एक बात बोल दी गई, ध्यान रखना कि जो फीमेल को आरक्षण है, कि जो फीमेल को जो आरक्षण है, ये एक्ट की बात बता रहा हूं, अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके बाद में बताऊंगा। एक्ट के हिसाब से बता रहा हूं इसलिए स्टार लगाया है कि फीमेल को जो आरक्षण है कम से कम 50% होगा। कम से कम क्या होगा साहब? 50% होगा। ध्यान रखना इस पॉइंट को, कम से कम 50% बोल रहा हूं। 51 हो सकता है, अरे 70 भी हो सकता है, लेकिन मैं तो बोल रहा हूं साहब कम से कम लगा लो स्टार कि महिलाओं का जो रिजर्वेशन है कम से कम 50%। ये एक्ट में लिखी हुई बात है जिसमें अभी तक कोई अमेंडमेंट आज की डेट में नहीं हुआ साहब। लेकिन ओवरऑल अगर हम संविधान के बिहाफ पे बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन 33%।
वो अलग चीज है, संविधान के बिहाफ पे है। अगर हम एक्ट के बिहाफ पे बात करते हैं, एक्ट में ये लाइन लिखी हुई है, कल को अगर ऐसा प्रश्न आता है तो एक विवाद वाला प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखना। आप चाहो तो इस प्रश्न पर रिट भी लगा सकते हो। दोनों बातें बोल रहा हूं, ध्यान रखना। एक्ट में लिखा हुआ है फीमेल का आरक्षण कम से कम 50%, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 33%। अगर आएगा नहीं आया तो ध्यान रखना, आपको 50-33 ऑप्शन में दोनों एक मिले तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया। दोनों मिले 50-33 तो 50 करके आओगे। और अगर गलती से बोर्ड ने आरपीएससी ने 33 मान लिया तो भैया ले जाना कोर्ट में, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये एससी एसटी, ये फीमेल। अब बच कौन सा गया? बैकवर्ड। अब बच गया बैकवर्ड। अब बैकवर्ड का स्टार लगाओ, ये बड़े मजेदार पॉइंट है कि बैकवर्ड को आरक्षण मिलेगा, पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण मिलेगा वो कैसे मिलेगा? कि पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण मिलेगा वो कैसे मिलेगा, इसको भी ध्यान से समझो, लगाओ इंपॉर्टेंट, समझो ध्यान से। कैसे कहते हैं? नॉर्मल बात में ये बोला गया कि जो पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण मिलेगा वो एससी का आरक्षण और एसटी का टोटल आरक्षण के बराबर मिलेगा। ये बात बोली गई एक बार में, बोल दी, चलो बोल दी। फिर एक बात यह भी बोली गई कि बैकवर्ड का जो आरक्षण है वो 21% से ज्यादा नहीं होगा, 21% से ज्यादा नहीं होगा। ये बात भी ध्यान रखना, ज्यादा नहीं होगा। ये बात भी बोल दी गई कि पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड जो है उसका रिजर्वेशन 21% से ज्यादा नहीं होगा। कब? जब उस नगर पालिका के अंदर एससी एसटी की जनसंख्या 50% से कम है। ये बात जरूर ध्यान रखना। कब? जब उस नगर पालिका में एससी और एसटी के टोटल जो पॉपुलेशन उस नगर पालिका में, ध्यान रखना, 50% से क्या हो? कम हो। ये बात ध्यान रखना। यही तो पॉइंट समझने वाला है, यही तो एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा यहां से एमसीक्यू के माध्यम से। ध्यान रखना भैया क्या बोल रहा हूं। एक तरफ से बोलता हूं कि एससी एसटी टोटल मिला दो, वो आरक्षण दे दो बैकवर्ड को, चलो मान ली बात, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है 21% से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ये भी बात मानो, लेकिन कब? जब एससी एसटी 50% से कम हो। अब एक बात सुनो, मैं इसको गलत प्रूफ कर रहा हूं, समझना कैसे, बिल्कुल अच्छा पॉइंट बनेगा। एससी का रिजर्वेशन मान लो 15% है, एसटी का रिजर्वेशन मान लो 10% है, तो एससी एसटी का टोटल करोगे 15 और 10 25% रिजर्वेशन हो गया बैकवर्ड का। लेकिन ये तो बोल रहे 21 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अब क्या करोगे? अब तो ये बात गलत होगी ना। तो इसलिए ये जो कंफ्यूजन वाले मुद्दे होते हैं ना, ये कोर्ट में जाते हैं अधिकतर, क्योंकि पॉइंट तो बना दिए जाते हैं एक्ट में, कानून में नियम तो बना दिए, लेकिन सारे के सारे डाउटफुल छोड़ के गया। परेशानी किसके लिए? आपके लिए, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। अब एक बात और लिखी गई, अब इस बात को समझना ध्यान से, इस बात को समझना। ये बात समझ में आ गई ना, मैं कहता हूं आरक्षण सारा समझ में आ गया। देखो बैकवर्ड में ध्यान रखना, जहां पर जिस नगर पालिका में ये पॉइंट समझना ध्यान से, जिस नगर पालिका में एससी और एसटी की जो टोटल है वो अगर 70% से कम है, अगर 70% से कम है, 70% से कम है, तो वहां उस केस में कम से कम एक सीट, ध्यान रखना, पिछड़े वर्ग की होनी जरूरी है। पिछड़े वर्ग की होनी जरूरी है, पिछड़े वर्ग की होनी क्या है साहब? जरूरी है। ये बात भी हमें पता होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो ये जो ओवरऑल कहानी है साहब, ये ओवरऑल कहानी को डिफाइन करते हैं हम किसमें? रिजर्वेशन में। कि जो रिजर्वेशन इस एक्ट में बोला गया, एक एक पॉइंट को मैंने बताया भैया, ये सारी बातें इस एक्ट में लिखी हुई है। अब एग्जामिनर का क्या भरोसा, क्या पूछ रहे भाई? एग्जामिनर का क्या भरोसा, कहां से क्या वार कर दे। आप सारे हथियार लेकर के चलो, एग्जामिनर पेपर में जो हथियार पूछे वो चला दो, बाकी हथियार घर ले आओ, सीधी सी बात, नो टेंशन। तो ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो चलो प्रश्न क्या था, प्रश्न पर आ रहा हूं भैया, आप देखना समझना
कि धारा 6 के अधीन सही बात बताओ कि पिछड़े वर्ग का अनुपात अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के योग के बराबर होगा। बात तो सही है, अभी तो बता के हटा हूं आपको कि जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण SC ST के टोटल होगा, बोला था, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात तो सही है। फिर बोला तीनों का योग, अरे कौन तीनों? SC ST और बैकवर्ड, इन सबको मिला दे तो आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। अरे बात तो भैया 50 वर्ष है क्या? 50% करो भैया, 50% से अधिक नहीं होगा, बात ये भी सही है, क्योंकि रिजर्वेशन तो 50% से कम होगा, ये बात क्लियर है, ये बात भी सही है, अधिक नहीं होगा, बात सही है। फिर एक बात बोली गई कि महिलाओं का कुल प्रतिशत 50% से कम नहीं होगा। मतलब क्या? कम से कम महिलाओं का रिजर्वेशन एक्ट में बोला गया साहब कि कम से कम 50% महिलाएं एक्ट में बोल दी होनी जरूरी है, कम से कम बोला है। अरे कम से कम बोला है मतलब अधिकतम 51 हो सकती हैं, कम से कम 50 होनी जरूरी है, मतलब बात तो ये भी सही है देखा जाए। कह रहा महिलाओं का कुल प्रतिशत 50% से कम नहीं होगा, कम नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, कम से कम तो 50 होना ही चाहिए। मतलब सारी की सारी बातें सही हैं, लगा लो स्टार। अगर थोड़ा पेपर टफ बना तो भैया ऐसे प्रश्न मिलेंगे पेपर में, ठीक है, ध्यान रखना। आरक्षण रिजर्वेशन की व्यवस्था बड़ी खतरनाक है, समझा दिया आपको, ठीक है। चलो अगला, धारा 6 के अधीन पिछड़े वर्ग। अब देखो किसकी बात कर रहा है? बैकवर्ड की बात कर रहा है कि पिछड़े वर्ग का आरक्षण 21% से अधिक नहीं होगा। बात तो सही है, अभी तो बताया आपको कि कम से कम देखिए 21% से ज्यादा नहीं होगा। क्लियर, ये बात यहां पर बोली गई है भैया कि पिछड़े वर्ग का आरक्षण 21% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यही तो बात यहां पर बोल रहा है, ध्यान से देखो कि पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन 21% से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। फिर एक बात बोली, अब मुझे बताओ दूसरी बात सही है गलत है? दिमाग पे लोड डालो, ये चीज पढ़ लो, अब बताओ क्या ये दूसरी बात सही है या गलत है कि जहां अनुसूचित जनजाति यानी SC ST की बात कर रहा है, ओवरऑल यूं समझो कि ये यहां पर SC और ST दोनों की बात ही कर रहे हैं, ठीक है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व 75% से अधिक है तो वहां एक सीट पिछड़े वर्ग को मिलनी चाहिए। अरे पिछड़े वर्ग को एक सीट मिलनी चाहिए, ये बात एक्ट में तो लिखी हुई है, लेकिन कब? कंडीशन क्या जुड़ी हुई है? वहां पर SC ST का टोटल जो रेशो है ना वो 70% से कम हो, लेकिन ये तो 75 बोल रहा है, मतलब बात ये गलत है। आंसर भैया क्या आएगा? अरे केवल एक सही है, लगा लो स्टार भैया, ऐसा प्रश्न मिलेगा, ऐसा प्रश्न पेपर में आएगा। सेक्शन नंबर 6 को बड़ी गहराई में पढ़ के जाना। सेक्शन नंबर 6 एकमात्र सेक्शन है चैप्टर नंबर 2 में जहां पर न्यूमेरिकल पेपर में आएगा मैथमेटिकल। वो न्यूमेरिकल किस तरीके से बनेगा, कैसे इंप्लेंट होगा, वो सारी बात हम करेंगे। MCQ लेकर के आऊंगा जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगे, उस पर भी हम जिक्र करेंगे। अगला प्रश्न बताइए भैया, नगर पालिका की पदावली से संबंधित सही कथन बताइए। अरे पदावली कौन सी धारा में है, कौन से सेक्शन में है भैया? सेक्शन नंबर याद करो 7, कि सेक्शन नंबर 7 में क्या बताया गया है? पदावधि, नगर पालिका की पदावधि। नॉर्मल कहते हैं पदावधि कितने साल की है? 5 साल की है, लेकिन पदावधि में एक बात बोली गई है कि पदावधि फर्स्ट मीटिंग से 5 वर्ष तक के लिए, फर्स्ट मीटिंग से 5 वर्ष तक पदावधि को बोलते हैं कार्यकाल। एक ही बात है, ध्यान रखना कि जो नगर पालिका के सदस्य होंगे उनकी पदावधि कार्यकाल फर्स्ट मीटिंग से 5 वर्ष तक, फर्स्ट मीटिंग से 5 वर्ष तक होगी। ध्यान रखना इस बात को, फर्स्ट मीटिंग से मतलब पहली बैठक से 5 वर्ष तक होगी, ये बात ध्यान रखना। सेक्शन नंबर 7 क्लियर बोलता है पदावधि कार्यकाल। प्रश्न क्या था? सही कथन बताइए। अरे सही कथन बताइए, नगर पालिका का कार्यकाल चुनाव परिणाम आने की नियत तिथि से 5 वर्ष, बिल्कुल 100% गलत। कह रहा है जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन से 5 वर्ष ना, पहली मीटिंग से 5 वर्ष, ये बात ध्यान रखना।
अगली बात बोलता है कि प्रथम बैठक की नियत तारीख से 5 वर्ष, ये बात सही है, 100% सही है। विघटित मतलब जो नगर पालिका विघटित हो चुकी है। देखो एक बात सुनो, नगर पालिका का नॉर्मल कार्यकाल 5 साल होता है ना, मान लो 2 साल के बाद नगर पालिका टूट गई, विघटित होगी, तो जो नई नगर पालिका बनेगी वो ध्यान रखना अगले पूरे 5 साल के लिए नहीं बनेगी, वो बचे हुए 3 साल के लिए बनेगी। ये बात बोल रहे हैं यहां पर कि विघटित नगर पालिका का कार्यकाल पूरा 5 साल का होता है क्या? बिल्कुल गलत, पूरे 5 साल का नहीं होता, ध्यान रखना। जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक होता है। या यूं बोल दो कि विघटित नगर पालिका का कार्यकाल शेष अवधि तक रहता है, शेष अवधि तक रहता है। ये बात मुझे अच्छी लगती है, इसको समझ लो, शेष अवधि समझ जाओगे, रिमेनिंग पीरियड के लिए शेष अवधि तक रहता है, शेष अवधि तक रहता है, ये बात आप समझ लो यहां पर। क्लियर? तो फिर आंसर बताइए भैया, आंसर क्या आएगा? ए बी सी डी। अब तो बता दोगे कि कह रहा है ए बी सी तीनों सही है, ये बात गलत है। ए और बी सही है, गलत है। ए और सी सही, बिल्कुल। अरे आंसर आएगा ए और सी दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर देखो भैया डी, लगा दो स्टार, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी गलत है। अगला प्रश्न कि नगर पालिका का शासन किसके माध्यम से निहित होगा? देखिए ये प्रश्न बड़ा अच्छा है बड़ा आसान है, बड़ा आसान लेकिन कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि सेक्शन नंबर 8 क्लियर बोलता है, सेक्शन नंबर 8 क्लियर बोलता है कि नगर पालिका का नगर पालिका में ही निहित रहना, कि जो नगर पालिका का शासन होगा, नगर पालिका का जो शासन होगा, नगर पालिका का जो शासन होगा, नगर पालिका का जो शासन होगा वो नगर पालिका में ही निहित रहेगा, नगर पालिका में ही निहित रहेगा। इस बात को ध्यान रखना। और इसके अंदर एक बात और भी लिखी हुई है, स्पेशल तौर पर किसमें निहित रहेगा? अध्यक्ष में। स्पेशल तौर पर किसमें निहित रहेगा? अध्यक्ष में, चेयरपर्सन में। सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है अगला प्रश्न कि नगर पालिका की कुल संख्या को वार्डों में किसके आधार पर पहचाना जाएगा? जनसंख्या के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी या मृत्यु दर के आधार पर। मुझे लगता है इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सही आंसर आएगा जनसंख्या के आधार पर पहचाना जाएगा। क्लियर लिखी हुई है, ये बात ध्यान रखना। वार्डों का निर्धारण किसके आधार पर किया जाएगा? देखिए वार्डों का जो निर्धारण है इसके लिए सेक्शन बनाया गया 10, कि जो वार्डों का निर्धारण है उसके लिए सेक्शन बनाया गया 10। ठीक है, ध्यान रखना कि वार्डों का निर्धारण करोगे तो उसमें एससी एसटी भी आएंगे, महिलाएं भी आएंगी, ओबीसी भी आएंगे, सभी आएंगे, ध्यान रखना। और वार्डों के निर्धारण में एक बात और बोली गई है कि जो वार्डों का निर्धारण होगा ना, देखो वार्डों का जो निर्धारण होगा इसमें एक बात ध्यान रखना, 2-3 बातें बताता हूं, सुनो ध्यान से, कि सेक्शन नंबर 10 किसके बारे में बताता है? पहली बात वार्डों के निर्धारण के बारे में। वार्डों के निर्धारण से संबंधित अगर आपसे पूछे सेक्शन कौन सा है, आप बोलोगे साहब सेक्शन नंबर 10 है। सेक्शन नंबर 10 में एक बात बोली, क्लियर बोली गई है कि वार्डों का जो निर्धारण होगा वो ध्यान रखना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो वार्डों का निर्धारण ध्यान रखना इस डायरेक्शन से होगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से होगा। कहां से होगा भैया? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से होगा। वार्डों का निर्धारण कहां से होगा? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से होगा। ध्यान रखना, ये प्रश्न आ सकता है। कैसे? मान लो ये नगर पालिका है, नगर पालिका के डिस्ट्रीब्यूशन करें तो ये ईस्ट निकली, ये वेस्ट निकली, ये साउथ निकला, ये नॉर्थ निकला, यही होगा। अब वार्ड नंबर 1 किसको दोगे आप? वार्डों की स्टार्टिंग कहां से करोगे? वार्डों की स्टार्टिंग करोगे नॉर्थ वेस्ट से। मतलब यहां पर जो वार्ड आएगा, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 1, फिर जाएगा वार्ड नंबर 2, इस तरीके से चलेगा। यानी जो वार्डों का जो सीक्वेंस है ना वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से होगा, ध्यान रखना। और अगर किसी को, अच्छा वार्डों का निर्धारण चक्रानुक्रम होगा, ये अच्छी बात है। वार्डों का निर्धारण भी कैसा होगा? चक्रानुक्रम होगा, चक्रानुक्रम होगा। और ये जो बात है ना,
ये पेपर में आई हुई बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। चक्रानुक्रम होगा, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। कैसा होगा? चक्रानुक्रम होगा। 4 ऑप्शन मिलेंगे, वहां पर चक्रानुक्रम मिल जाएगा। चक्रानुक्रम का मतलब कह सकते हो एक तरीके से रोटेशन के अकॉर्डिंग होगा। मान लो कोई वार्ड है, वो पहले एससी बन गया, तो जरूरी नहीं है कि अगले 5 साल बाद एससी बने, जरूरी नहीं है कि 5 साल बाद वो ऐसे ही बनेगा। उसको बोलते हैं चक्रानुक्रम। मतलब एक रोटेशन के टाइट होगा, रोटेशन के फॉर्म में होगा। ध्यान रखना वार्डों का निर्धारण। और अगर किसी को वार्डों के निर्धारण में समस्या है तो 7 दिन का टाइम पीरियड भी मिलता है। ध्यान रखना, वार्डों के निर्धारण से संबंधित जो समस्या है, समस्या के लिए या यूं बोल दो आपको कोई कंप्लेन करनी है या कुछ भी करना इस तरीके का, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको 7 दिन का टाइम पीरियड मिलता है। इसके अंदर ध्यान रखना कितने दिन का? 7 दिन का। ये सारी बात कहां लिखी गई है? सेक्शन नंबर 10 में लिखी गई है। आंसर आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कि वार्डों का संख्याकन किस क्षेत्र में होगा? अभी बता के आया हूं भैया, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कर लो, यहां पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से होगा। ऑप्शन नंबर ए अभी बताया है। ठीक है, अगला कि वार्डों का निर्धारण कितने दिन आपत्ति दाखिल करने के लिए दिए जाएंगे। अगर आपको वार्डों के निर्धारण में कोई भी आपत्ति है तो आपको मिलेंगे 7 दिन। और ये बात लिखी गई है सेक्शन नंबर 10 में। अरे सेक्शन नंबर 10 में क्लियर बोली गई है ये बात, ध्यान रखना भैया, पेपर वाला पूछ सकता है। अगला प्रश्न कि वार्डों का निर्धारण किस धारा में होगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है, लगा लो स्टार की वार्डों का निर्धारण। देखिए वार्डों का निर्धारण पूछ रहा भैया तो धारा नंबर 10 में। किस में? धारा नंबर 10 में बोली गई है वार्डों का निर्धारण कैसा होगा। ध्यान रखना, प्रश्न बन सकता है, अच्छा प्रश्न है। वार्डों का निर्धारण सीधा सेक्शन ही तो पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, पूछ सकता है। धारा नंबर 11 एक और सुनो कि कहते हैं नगर पालिका का जो निर्वाचन होगा, क्या बोल रहा हूं कि जो नगर पालिका का क्या होगा? निर्वाचन। जो नगर पालिका का निर्वाचन होगा उससे संबंधित धारा या सेक्शन कल को पूछता भी है तो फिर वो कौन सा होगा? ध्यान रखना, सेक्शन नंबर 11 होगा। ध्यान रखना, नगर पालिका का निर्वाचन, ध्यान रखना। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है वार्डों में विभाजन। अरे वार्डों में विभाजन तो सेक्शन नंबर 9 में होगा। कि वार्डों में विभाजन पूछे तो सेक्शन नंबर 9 है। वार्डों का निर्धारण पूछे तो सेक्शन नंबर 10 है। कि वार्डों का निर्धारण अगर पूछे, वार्डों का निर्धारण क्या पूछे? कि वार्डों का निर्धारण पूछे तो सेक्शन नंबर 10 है। और वार्डों के निर्धारण में अगर आपको आई आपत्ति तो आपत्ति दाखिल करने के लिए आपको जो टाइम पीरियड की अवधि मिलेगी वो 7 दिन की मिलने वाली है। इस बात को भी ध्यान रख लेना। सिंपल सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखना। अरे धारा नंबर 11 में तो नगर पालिका का निर्वाचन है। कि धारा नंबर 11 में पूछे तो नगर पालिका का निर्वाचन की बात यहां पर की गई है। कि धारा नंबर 11 सेक्शन नंबर 11 की बात करते हैं, नगर पालिका के लिए निर्वाचन कहते हैं विघटन की तारीख से पहले होगा। ध्यान रखना, निर्वाचन भी कैसे होगा? विघटन की तारीख से पहले, विघटन के तारीख से 6 महीने पहले, विघटन के तारीख से 6 महीने पहले होगा। या यूं बोल दो कि 6 महीने तक होगा। सीधी सी बात है कि भैया निर्वाचन कब होगा, चुनाव कब होगा? 6 महीने तक हो जाने चाहिए। 6 महीने तक का मतलब 6 महीने से पहले पहले हो जाने चाहिए, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, एक प्रश्न में सारी धाराएं कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, बस बार बार रिवाइज करो, इन चीजों को प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो। कि प्रश्न तो भैया ऐसे ही आएंगे पेपर में कि नगर पालिका की संरचना। अरे संरचना किस में आएगी? तो भैया सेक्शन नंबर 15, 7, 6, 8 तो भैया 6 में आएगी। नगर पालिका की संरचना पूछे तो सेक्शन नंबर 6 में आती है। इस बात को ध्यान रख लेना। जबकि 7 में क्या आती है बताओ? फिर 7 में आती है पदावधि। 7 में क्या आती है? पदावधि बोल दो या कार्यकाल बोल दो। और कार्यकाल नॉर्मल बोला हुआ है भैया 5 वर्ष का होगा। लेकिन कब से 5 वर्ष? तो पहली मीटिंग से 5 वर्ष तक का।
पहली मीटिंग से 5 वर्ष होगा, ये बात भी ध्यान रखना, बोल दी मैंने आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने। बताइए फिर नगर पालिका की स्थापना किस धारा में आती है भैया? 12, 13, 11, 5। तो नगर पालिका की संरचना तो 6 में आती है, लेकिन स्थापना पूछे तो धारा नंबर 5 में आएगी, ये बात ध्यान रख लेना। तो ये थे आज के एमसीक्यू, बड़े मजेदार एमसीक्यू थे, बड़ा आनंद आया होगा, मजे लिए होंगे। तो उम्मीद करता हूं भैया क्लास आपको बड़ी मजेदार लगी होगी। साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी वो थ्योरी यहां से भी क्लियर कर जाएगा लगभग। और ये आपके लिए कोर्स है, टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है यहाँ पर। जल्दी से देख डेमो का ऐप डाउनलोड कर लो और आपको बहुत फैसिलिटी यहां पर मिल रही है, ध्यान रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए कंटेंट के साथ। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।